फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाउट में। दैट इज हमें नाम दिया हुआ है बेटा डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट 3। तो बेटा यहां से समझिए बिस क्या है यहाँ। तो एक छोटी सी चीज देखिए बेटा, जब भी नाम लिखते हैं हम, आपको पहले भी दिखाया गया था, तो ये बिस ट्रेस इस तरह के नाम जो आते हैं बिस टू क्वांटिटी को दिखाता है, ट्रेस को दिखाता है। तो बेटा किसी का नाम हम लिख रहे हैं और बीच में यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नेम आ जाता है, एक और कॉम्प्लेक्स नेम बीच में इन्वॉल्व होता है, देन वी यूज बिस एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई। तो जैसे क्लोराइडो का मतलब अब समझो क्या हुआ, क्लोराइडो का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, डाई का मतलब दो क्लोरीन, इथेन 1,2 डाईअमीन। अच्छा इथेन 2 डाईअमीन क्या होता था, किसी को रिमेंबर है तो बताओ, क्या ईएन होता था क्या? यस सर। ईएन की तो फुल फॉर्म है इथेन 1,2 डाईअमीन। भूल तो नहीं गए? यस सर। CH2 CH2NH2, इसको ईएन लिख देते हैं, दैट्स द फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म लिखी इसलिए हमें बिस यूज करना पड़ा, हम डाई यूज नहीं कर पाए। तो बस बेटा यहाँ पे क्या करना है, अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो बिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट 3। तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेनी है, कोबाल्ट और डाई क्लोरो वाला हो जाएगा, तो बेटा क्लोरीन का आ जाएगा 2 Cl2 और En होल ट्वाइस, बिस का मतलब 2। अच्छा इस पे चार्ज कितना होगा, कोबाल्ट पे +3 है, क्लोरीन पे कितना होता है -2। अब बेटा, कोई भी आयन नहीं दिया है बाहर, तो देखो टोटल मिला के प्लस, तो इस पे प्लस चार्ज दिखा देंगे हम, प्लस का 1 हो जाएगा टोटल। समझ आया? सर एक बार ये बिस कब लिख कर बताओ, क्या बेटा? ये बिस यूज कब करते एक बार ये बता दो बिस आप। यूज, बिस ट्रिस एटसेट्रा यूज करते हैं जो बेटा कॉम्प्लेक्स लिगेंड यूज होते हैं थोड़े से। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब जिनका नेम्स में खुद मतलब बड़े नाम, इस तरह जिसमें 1 2 है, मतलब जो बड़े नाम वाले हम लिखे तो इस तरह के ऑर्गेनिक लिगेंड्स या बिग नेम लिगेंड्स आते हैं तब ये यूज होता है, वेरी रेयर। जैसे इथेन 1,2 डाइमीन हो गया, DTA की फुल फॉर्म यूज करूँ तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड जैसे EN हो गया, DTA हो गया, ऐसे लिगेंड्स की फुल फॉर्म यदि नाम लिखने में यूज करें तो उनके साथ हम बिस ट्रिस वगैरह यूज करते हैं उनके नंबर के लिए। अभी ठीक है? यस सर। तो जनरली जो बड़े नाम वाले लिगेंड्स खुद होते हैं बेटा, गेटिंग इट? चलो, यस सर। एक मेरा एक डाउट पूछा गया इसका नाम लिखने के लिए, तो PT NH3 होल ट्वाइस Cl NO2, इसका नाम जैसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? अरे सिंपल नाम है, क्या लिखोगे बताओ? अमीन, क्लोराइडो और नाइट्राइटो, तीन आपके पास में लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? क्लोराइडो। अरे बेटा अमीन, डाई अमीन, यस सर। क्लोराइडो, अब NO2 को बेटा नाइट्राइटो बोलते हैं हम, नाइट्राइटो। अब बुक्स में बेटा साथ में ये लिखते हैं नाइट्राइटो N, और उसके बाद में प्लेटिनम 3 आ जाएगा अपने पास में। अब सवाल ये है कि हमें नाइट्राइटो के बाद N क्यों यूज किया गया है, तो बेटा ध्यान दो जो NO2 है, दिस इज लाइक NO2 माइनस, नाइट्राइट जो आयन है, दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है ये, क्या बात समझ में आ रही है? यस यस तो सर। बेटा जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो N से भी लिगेंड से जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। तो क्वेश्चन में
हमें एन स्पेसिफाई करना है कि ये एन से जुड़ा हुआ है, तो हम एन यूज करते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये एन से जुड़ा हुआ है? तो बेटा कन्वेंशनली अपने तो NO2 ही ध्यान रखो, मोस्टली यही आता है। बाकी जनरली जो जुड़ा होता है उसको लिगेंड की तरफ लिखते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि ऑक्सीजन को मैं इससे जुड़ा हुआ बताता, सो आई हैव रिटन ONO, ऐसे लिख सकता था मैं, या O2N भी लिख सकता था, बट O2N थोड़ा अजीब लगता है, तो ONO हम लिख देते इसको यदि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बताता। ये यदि ऐसा लिखता मैं इस NO2 को, तो इसका नाम क्या करता मैं? नाइट्राइटो ओ, एन ओ। इस तरह से। सो वेन एवर देर आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, और जो एलिमेंट मतलब एक तरह से पहले लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अपन एन ओ एक्सेट्रा यूज करते हैं। मतलब नाइट्राइटो का नाइट्रोजन, एन मीन्स ये एन नाइट्रोजन बाउंड किया हुआ है, ओ मीन्स ऑक्सीजन बाउंड किया हुआ है। इस तरह से हम भी याद रखते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। यस, नो बेटा, क्या यस सर। दोनों चीज से समझ आ गई? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके, यदि यहां तक बात सही है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, एक और डाउट आया है सर, सिंपल केटायन में नंबर थोड़ी आता है। बिल्कुल नहीं आता बेटा, बट दो आयरन आ रहे हैं इस एलिमेंट में, तो उनको अलग से बताने के लिए ऐसा किया गया है। ये नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। मतलब ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि बेटे एक क्वेश्चन पूछा है तो देखो, आयरन 3 एक जा साइनाइडो फेरेट 2। अब ये देख के अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे इसको इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं हम? नंबर नहीं है बेटा, ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर है। ये मतलब इसका चार्ज कितना है बाहर। अच्छा, ये आयरन ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर? बाहर। बाहर। अब बेटा इसका फॉर्मूला जब बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ब्रैकेट के बाहर भी आयरन और ब्रैकेट के अंदर भी आयरन और CN6। अब तुम्हें इसका बैलेंसिंग सॉरी बेटा, तुम्हें इसकी बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी चार्ज की। तो इस पे बेटा प्लस का 2 चार्ज है और इस पे माइनस का 6। क्या बात समझ रहे हो क्या? हाँ ना? यस सर। तो इफेक्टिव चार्ज कितना है बताओ इस ब्रैकेट पे? इस स्क्वायर में इफेक्टिव चार्ज कितना है? हे भगवान, अरे माइनस का -5 -5 -4 बेटा, इस पे +2 है ना इफेक्टिव। और इस आयरन का कितना यस चार्ज सर। दिया गया है? +3। 3। तो बेटा तुमने 9th क्लास में फॉर्मूला मेकिंग सीखी होगी कि एनाइन के चार्ज को इधर और कैटायन से इधर एक्सचेंज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया देखो, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? यस सर। समझ गए बेटा? ध्यान दो, दिस 3 इज नॉट नंबर, दिस इज चार्ज। ऐसा क्यों किया गया अलग से? क्योंकि यदि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। तो दिस इज द वे, इस तरह से हम इसको डील करते हैं। और फिर आपके चार्ज को बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो नंबर्स को आगे पीछे सेंड करके बैलेंस कर लो। गुड टू गो, आगे बढ़ू मैं? यस सर।
Yes, sir. तो इसको ध्यान रखना है बेटा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा आइसोमर्स का मतलब आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो पहले डिस्कस किया है जैसे हमने, और नहीं भी एक बार के लिए आइडिया तो सिंपल समझो। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फेमस वो सुना होगा बेटा, जैसे कि दो कंपाउंड की बात करो, सी डबल बॉन्ड सी। अब पुराना याद है तो समझ पाओगे बेटा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है देखो तो, बट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। क्या क्या नाम थे, कुछ रिमेंबर हो तो? इसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं और इसको Twice. ट्रांस बेटा। ट्रांस। तो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद होगा ये बिलीव। तो बेटा दोनों के सिर्फ फॉर्मूले सब कुछ सेम है, यहाँ पे चार कार्बन हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ सेम है दोनों में। द ओनली डिफरेंस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ हो गए तो बेटा CH3 सेम साइड है, यहाँ पे CH3 वगैरह अपोजिट हो गए, एक दूसरे के क्रॉस हो गए। सो वी कॉल सच फॉर्म एज ट्रांस, सच फॉर्म एज सिस। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस से रिविजिट करेंगे, वापस समझेंगे। और आइसोमेरिज्म मेनली बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, तो वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। किन फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो केवल ये डेफिनेशन लिख लो यहाँ से। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हम इंडिविजुअल टाइप्स को अभी आगे देखने वाले हैं, तो ये इस पेज से केवल डेफिनेशन लिख लो, फिर इनको वन बाय वन आगे देखेंगे। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिना काम टाइम लगाओगे। तो फटाफट से आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख लो अभी जल्दी से। रिटर्न बेटा, Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, इस सबसे पहला टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम सबसे पहला मेन टाइप डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि एक बार CH3 इधर, एक बार अपोजिट और एक बार एक तरफ, तो एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो हम उनको बोलते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं ऐसे फिनोमिनन को। एंड द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। तो दो टाइप, हम इसके सब टाइप दो होते हैं, वो वन बाय वन देखते हैं। सो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म व्हिच अराइव्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस एंड सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। तो क्विकली इसके डेफिनेशन लिखो बेटा जल्दी से। लिख लिया बेटा हमने। क्या स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख ली? यस सर। चलिए बेटा,
आगे देखो बेटू, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया बेटा कि एक ऐसा आइसोमर्स है जिसका आपका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्री में दिखते हैं हमें। बस वही चीज यहाँ पे बताया था, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और इसी का दूसरा टाइप होगा, उसका एक बिहेवियर के बेसिस पे होगा बेटा। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इट, पहली बात तो ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि होमोलिप्टिक होंगे तो नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स। अब बेटा इसमें दो कैटेगरी मेजर बनती है। पहली कैटेगरी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2l2। अब यहां वर्ड आ रहा है बेटा स्क्वायर प्लेनार। अभी के लिए ये इनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार कैसी हुई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा याद रखो, अभी बाद में खुद ही सीख जाएंगे जब हम वीबीटी और सीएफटी पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स भी लिगेंड है मोनोडेंटेड और एल भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो टोटल कितने लिगेंड हो गए इसमें mx2l2 में? 2। 4 बेटा, मतलब दो तरह के लिगेंड और 4 टोटल हो गए हैं ना। टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे ना मेटल के साथ में। Yes, sir. ठीक है। The two ligands X may be arranged adjacent to each other in cis isomer or opposite to each other in trans isomer। तो बेटा देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। सॉरी यहाँ से बेटा ब्रैकेट लगेगा। तो NH3 यदि साथ में है बेटा देखो तो सिस, और NH3 या Cl अपोजिट है तो ट्रांस। क्या बात समझ में आ रही है क्या बेटा? देखो बहुत बेसिक है। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ऐसे आइसोमर्स जिनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एटम्स और ग्रुप्स का ज्योमेट्री में। तो दो, पहला केस है जब mx2l2 टाइप का हो, मतलब दो डिफरेंट लिगेंड्स है और दोनों का नंबर 2 है। तो उनमें दोनों जब पास पास होंगे तो सिस, और दोनों जब उल्टे होंगे तो ट्रांस। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. बेटा बहुत बेसिक है, तुम्हें फॉर्मूला देंगे, स्ट्रक्चर बनाओ, एक बार पास पास रखो, एक बार उल्टा कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। गुड। नेक्स्ट Yes, देखो sir. बेटा, सिमिलरली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। अच्छा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगेन अभी के लिए ध्यान रखो कि 6 लिगेंड पे ऑक्टाहेड्रल बनते हैं। mx2l4। अच्छा यहाँ पे कितने लिगेंड है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड पूछ रहा हूँ, कितने डिफरेंट टाइप लिगेंड दिख रहे हैं? 2। 2 डिफरेंट टाइप्स, और टोटल लिगेंड कितने हुए? 6। 6। तो बेटा 6 के शेप वाला बनेगा इस तरह से, देखो नाउ यदि x मतलब जिनका 2 है, काउंटिंग में 2 है जो, वो यदि पास पास होंगे तो सिस और अपोजिट होंगे तो ट्रांस। फॉर एग्जांपल बेटा NH3 तो ये इनका देखो बेटा 4 NH3 और 2 Cl को, तो Cl पास है तो सिस और Cl अपोजिट है तो ट्रांस। तो जब 6 वाला होता है तो किसके बेसिस पे देखेंगे? जो 2 आपके 2 होंगे मतलब नंबर में, उनके बेसिस पे। और जब 4 वाला है तो दोनों में से किसी को भी देख लो, फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बातें समझ आ रही है? बहुत आसान चीज है। स्ट्रक्चर बनाना बेटा आप सीखेंगे, डरो मत। बट हमें क्या देखना है कि क्या ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 को स्क्वायर बनाना है, 4 से 6 से ऐसा बनाना है। अभी तो ऐसे ध्यान रखो, वो दो जब Cl पास हुए तो सिस, Cl अपोजिट हुए तो ट्रांस। बस इतना सा दिमाग में रखना है। आई होप ये तो ड्यूएबल है। तो क्विकली पहले इसको फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिखो इसे। तो ये ऑक्टाहेड्रल इसका सेकंड पार्ट है क्या? हाँ मतलब बेटा दो मेजर कैटेगरी है हमारे सिलेबस में, एक तो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स वाली और एक ऑक्टाहेड्रल वाली। तो स्क्वायर प्लेनार में जो 2 लिगेंड वालों में देखेंगे हम, और ऑक्टाहेड्रल में हम इस तरह से में देखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं टोटल और स्क्वायर प्लेनार में 4। अब 6 में जो ये केस होगा बेटा, अब देखो 6 में और भी हो सकते थे यहाँ, बट वो फिर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मान लो कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, कोई ऐसा कुछ होता CONH3 होल ट्वाइस
Cl2 और मान लो NO2 होल ट्वाइस होता, तो होने को तो बेटा इसमें 6 हो गए, बट इन 6 वाले मतलब 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है, बट इसके आइसोमर्स के बारे में हम चर्चा नहीं करते। आ गई बात समझ में? हम 2 और 4 Yes, वाले sir. जो होंगे उनकी बात करते हैं। क्विकली राइट डाउन करो बेटा। इज इट डन? दो मिनट. Yes, sir. बेटा क्विकली फिनिश करो। Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो बेटा, थर्ड टाइप आता है अपने पास में। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड्स। डाइडेंटेड लिगेंड्स को बेटा हम सिंबल में से एल करके दिखाते हैं, मतलब दो डाइडेंटेड है ये। फॉर एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 NH2 EN, जो EN को ये बोलते हैं बेटा हम, आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म MH2L2। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, टोटल कितने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बताओ, कौन बनेंगे टोटल? देखो X तो बेटा मोनोडेंटेट हो गया, 6. और ये LL कैसा हो गया, डाई। तो टोटल कितने बॉन्डिंग बनेगी? Die. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो बेटा देखो, जब ये थर्ड केस मतलब MH2L2 डाइडेंटेड लिगेंड्स का ट्वाइस हो, तब भी आइसोमर्स बनते हैं। कैसे? इधर देखो, एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल है हमने COCl2EN2। CO एग्जाम्पल में लिखना बेटा COCl2EN2। तो देखो बेटा, दो ClCl पास है तो दिस, और दो ClCl अपोजिट है तो ट्रांस। तो ये इसी फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया? एग्जाम्पल बताओ जरा।
सोच लो, आ रही है बात यस समझ सर। में? अच्छा, ये ईएन की रिंग बन रही है तो आपको बताया था बेटा, ये रिंग फॉर्मेशन वाले लिगेंड होते हैं, डाइडेंटेट वगैरह, तो ये दो बॉन्ड्स बना रहा है आपस में। तो इस तरह से हम बना के बेटा बता देते हैं। सो दिस इज COCl2En2, टाइप ये है, और ये भी सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाता है। तो बेटा इसके बाद एग्जाम्पल लिखना पहले, मतलब यहां तक लिखने के बाद ये एग्जाम्पल पहले लिखना। उसके बाद देखो, पहले मैं कर लू इसको फिनिश बेटा। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब ये तो मेन तीन हो गए, उसके अलावा एक और टाइप आता है बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ टाइप MA3B, where A is ligand, B is one type of ligand. A is ligand type and B is also a ligand type. फॉर एग्जाम्पल बेटा CONH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस। अब इसकी दो कैटेगरी क्या होती है देखो, जब तीनों एटम सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। तो देखो यहाँ पे जब तीनों पास पास होते हैं लिगेंड, देन वी कॉल इट फेशियल आइसोमर, जिसको बेटा FAC फेक भी बोलते हैं हम। एंड व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, मींस कहने का मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा अंडरस्टैंड करना, वी गेट मेरिडियनल आइसोमर। तुम तो ये ध्यान रखो, जब तीनों पास पास होंगे कॉल इट फेशियल, और जब पास पास नहीं होंगे तो हम इसको मेरिडियन बोलेंगे, व्हेन ऑल थ्री नॉट टुगेदर। क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि व्हेन पोजीशंस आर अराउंड मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रन, तो ये हल्का डिफिकल्ट होता है ज्योमेट्री में जाना ऑक्टाहेड्रन की। तो अभी के लिए हम इस पे मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। काम की बात क्या है बेटा, तीनों साथ में है तो फेशियल, और तीनों साथ नहीं है तो ऑक्टाहेड्रन हो जाएगा। दैट्स द वेरी बेसिक थिंग। क्या बात समझ आ गई? यस। तो एक बार क्विकली लिखो, फिर मैं इनको समराइज भी करता हूँ आपको। इनको एक साथ में एक छोटा सा एक टेबल टाइप से बना दूंगा, जिससे तुरंत याद रहेंगे हमें। तो जल्दी से लिख लो, इनको लिखो, देन फिर हम करते हैं बेटा इसकी टेबल। सॉरी। डन बेटा। लिखने की स्पीड जल्दी जल्दी रखो थोड़ा सा।
बेटा हो गया क्या? Yes, sir. चलो देखो बेटा, अब मैं इनको एक बार एक साथ समराइज कर देता हूं, ताकि हमें कभी भी पढ़ना हो तो हम एक साथ सारे टाइप्स सीख सकें। तो देखो बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन शॉर्ट, तो इसके 4 टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप 1, जिसमें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर है, X2L2 टाइप। ठीक है बेटा, तो ये मतलब इसके शेप के स्क्वायर, यार अभी शेप पे नहीं जाना हमें, ठीक है, शेप छोड़ो, शेप लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि शेप खुद बनाना सीख जाओगे कैसी होती है थोड़े टाइम बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सीख जाओगे बेटा। इस पे 2 टाइप होते हैं, एक तो देखो x और x, m के साथ में x और x एक तरफ ऐसे हो, वी कॉल इट सिस, और इसको क्या बोलूंगा मैं? Trans. टाइप 2 कौन सा हो गया? टाइप 2 हमारे पास हो गया MX2L4, मतलब 2 एक तरह के लिगेंड, 4 दूसरी तरह के। तो बेटा 6 कोऑर्डिनेशन का टाइप हो गया। तो देखो बेटा कैसे बनेगा, दोनों x पास पास रखो एक तो, बाकी L L L, दिस इज 6, और एक M, और इस x और x को अपोजिट कर दो पहले ही, बाकी बची पोजीशन पे LL को लगा दो बेटा ऐसे। ये ट्रांस आ रहा है क्या बात समझ में? शॉर्ट में बताए तो बेटा देखो, मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक पेज पे आपके सारे टाइप्स हमारे हो जाएंगे कवर। क्लियर है? यस बेटू, आ रही है बात समझ? दोनों टाइप क्लियर? Yes, sir. चलिए, थर्ड टाइप कौन सा सीखा हमने? जब डेंटेड लिगेंड हो, मतलब MX2, और उसको बोला जाता है बेटा ऐसे L करके दिखाते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग देयर? L इज डाइडेंटेड लिगेंड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे? फिर से XX को पास ले लो, और यहाँ पे अब इसके 2 बॉन्ड बनेंगे एक साथ, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जो भी है ये LL वाला अपने पास में, तो ये 2 बॉन्ड बनाने वाला है, ऐसे समझो, और इसी तरह 2 बॉन्ड यहाँ बनाएगा। ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं, बट समझने के लिए है, मतलब ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगेन सिस, और XX को उल्टा कर दो ऐसे, ये कौन सी हो गई? ट्रांस। आ रहा है समझ में क्या? और टाइप नंबर 4, फोर्थ टाइप हो जाएगा बेटा MX3L3। तो 3 लिगेंड्स हो, तो इसमें क्या करो, तीनों जब एक साथ होंगे, मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास में क्या बोलते हैं उसे, हाँ, L X X और X, ये इस तरह से हो जाए। एक सेकंड में क्या गड़बड़ बना रहा हूँ क्या? जस्ट, हाँ ठीक है, सही बना रहा है, थोड़ा सा बस नीचे की तरफ बनना है। तो X X और X, ये तीनों जो साथ हो, और ऐसे L L और L, तो ऐसा जब स्ट्रक्चर हो तो वी कॉल इट फेशियल, और ये सब साथ में न हो, मतलब बीच में कोई और इन्वॉल्व कर दें हम इसके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक L ले आए, इस तरह से कुछ, देन वी कैन कॉल इट मेरीडियल और मर्ज। तो मेरे ख्याल से एक साथ में क्लियर हो गया सब। यस नो? Yes, sir. क्या बेटा याद रखना आसान है? अब ये इतना याद करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है।
इस तरह से याद रख लो कि ऐसे 4 टाइप होंगे और उनके इस तरह स्ट्रक्चर बन सकता है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और सिस ट्रांस, फेशियल और मेरिडोनियल, ये 2 तरह की फॉर्म होती है हमारे पास में। तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा याद रखना। तो क्विकली एक बार के लिए इनको बना लो, ताकि हम जब भी पढ़ेंगे तो पूरा रीडिंग की नीड नहीं है, हम फटाफट से 4 टाइप तुरंत रीड कर लेंगे। तो जल्दी से लिख लो इसको फटाफट से। सर इसको भी लिखना है? लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। डन बेटा। देखो 4 टाइप्स कैटेगरीज है जो याद रखनी है, दैट्स इट। इतना ही हमें ध्यान रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। यदि ये ध्यान में रह जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट केस आता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बेटा ध्यान दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेनली प्लेन पोलराइज लाइट के बिहेवियर पे होता है बेटा। मतलब कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है उसको कैसे रोटेट करता है। होता क्या है, अब बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते बेटा इसके, बट मैं आपको बेसिक चीज समझा देता हूँ। बहुत डिटेल में हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सपोज करो बेटा हम एक ट्यूब लेते हैं, उसमें किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, और उस कंपाउंड पे बेटा प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, अगेन दिस वी विल लर्न इन द फिजिक्स। एक प्लेन में जो लाइट हो, मतलब सिंगल में लाइट होती है बेटा ऐसे, सॉरी ये तो बहुत सारे बना हुआ है। तो ऐसे बेटा लाइट आ रही होती है और इस पे जाती है ऐसे, और ये लाइट इस पे गिरती है। तो इस सॉल्यूशन से निकलने के बाद लाइट बेटा कुछ एंगल से घूम जाती है, मतलब जैसे जिस एंगल पे थी उससे थोड़ा सा घूम जाती है। तो यदि वो क्लॉकवाइज टाइप से रोटेट करती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और यदि उसे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है लाइट को, देन वी कॉल इट लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो मतलब क्या हुआ कि सेम कंपाउंड बट उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि एक स्ट्रक्चर तो उसका लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे और एक स्ट्रक्चर उसका एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सी। सर रिपीट कर दो। देखो बेटा ये प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल फिनोमिनन पे बेस्ड है। वापस रिपीट करते हैं। वैसे तो डेफिनेशन तो ये है, बट प्रैक्टिकली कैसे पता चलता है बेटा वो मैं बता रहा हूँ। हम किसी को देख के नहीं बता सकते, प्रैक्टिकल से पता चलता है कि किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने किसी ट्यूब में लिया और उससे लाइट को पास करवाया बेटा। तो मानो लाइट इससे गुजरने से पहले इस तरह कोई मतलब ओरिएंटेशन, इससे निकलने के बाद यदि वो ऐसे घूम गई तो क्या क्लॉकवाइज घूम गई लाइट थीटा एंगल से? समझ पा रहे हैं क्या? यस सर।
तो उसको बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और मान लो उसी सॉल्यूशन के किसको अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया एटम्स का, मतलब जो पहले इधर एटम उसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, कुछ तो चेंज कर दिया, और फिर हमने देखा कि लाइट पास करने पे वो ऐसे घूम गई लाइट। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बेटा। तो इसके बेसिस पे दो देखो आइसोमर बनते हैं, एक जो क्लॉकवाइज घुमाता है कंपाउंड का फॉर्म इस फॉर्म, और एक कंपाउंड का फॉर्म जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. सिंपल सी बात समझो बेटा, किस कंपाउंड की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, एक को रखा तो वो क्लॉक घुमाएगी, एक को एंटी क्लॉक। क्या किसी को देख के बता सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बता सकता। किसी कंपाउंड को देख के कभी नहीं बोल सकते क्लॉक घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन बेस्ड है। बट डेफिनेशन वाइज अगर हम कैसे याद रखते हैं बेटा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? इट अराइव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर मिरर इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज? कोई बताएगा? अच्छा एक काम समझो बेटा, मान लो कि मैंने एक मिरर है और उसके जिसकी मिरर इमेज नहीं बन सकती। जिसकी मिरर इमेज बेटा उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती। मान लो मैंने ऐसा रखा है इसके सामने, ऐसे एक चीज रखी मिरर के सामने, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बताओ बेटा? इसकी इमेज से कुछ बनेगी, सोचो जरा, प्लेन मिरर के सामने बनेगी कि नहीं? यस सर। तो क्या ये इमेज इसके इमेज जो है ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ढक देगी क्या? कैन दिस इमेज कवर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली? घुमाना उमाना नहीं है, मैं इस इमेज को उठा के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूं मानो, तो क्या ये इसको कवर कर देगी क्या पूरी तरह? यस सर। नहीं कर पाएगी बेटा, इसका हैंडल इस तरफ और इमेज का हैंडल इस तरफ है। कर पाएगी क्या? नहीं सर। नहीं कर पाएगी ना? अरे ये तो कॉमन सेंस पूछा हूं मैं, ऐसे क्या समझ में जी चलेगा? सर, उल्टी है। नहीं कर पाएगी ना इसको कवर। तो इनको नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज कहते हैं, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कवर नहीं कर सकती। यही पे देखो मैंने ये बनाया, सिंपल एक ऐसा सिलेंड्रिकल गिलास टाइप से था, इसकी इमेज ऐसी बनी, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी? यस सर। बिल्कुल करेगी। सो दिस इज सुपर इम्पोजेबल बेटा, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। एंड these objects and images are, अब थोड़ा सा दिमाग में क्या मतलब है नॉन सुपर इम्पोजिबल का? यस सर। मतलब क्या हुआ, यदि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज लो और वो इमेज पूरी तरह उसको ढक दे ऑब्जेक्ट को, दीज आर सुपर इम्पोजेबल। और वो पूरी तरह नहीं ढके तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑल गुड? क्या इतना समझ में आया क्या? हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, मिरर में अपने हाथ की इमेज लूं, मतलब ऐसे समझो ये मिरर है और इसमें मतलब मैं हैंड को ऐसे देखूं, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, तो क्या वो इमेज सुपर इम्पोज करेगी क्या? नो सर। क्यों? नो। थंब दूसरी तरफ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? यस सर, समझ रहे। कोशिश करना है इसको, घर पे सब ट्राई करेंगे इस चीज को थोड़ा और फील लेने के लिए, कि यहाँ पे अपना हैंड राइट हैंड जैसे अप करना और ऐसे हथेली फेस करते हुए बेटा पाम को मिरर के सामने फेस करवाना। अब वो 3D बनता नहीं है यहाँ पे, है ना? तो उससे फील करना है कि जो इमेज बन रही है उसको अपने हाथ के ऊपर वापस लाके रखोगे तो क्या वो चिपक जाएगी? नहीं, आपका डिफरेंस आएगा, ये अंगूठा एक में राइट और उसमें लेफ्ट आएगा ना, इस वजह से वो नहीं चिपक पाएगा पूरी तरह। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो बेटा जब भी कोई कंपाउंड होता है उसकी आप इमेज लो, बनाओ,
और यदि उसकी इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं करती है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। बिना मतलब प्रैक्टिकल के पता करने का तरीका। तो देखो बेटू, द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ये नाम है, याद रखना है, डेफिनेशन है सिंपल। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको इनेंशियोमर बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक और डेफिनेशन टर्म्स है बेटा छोटी छोटी। द मॉलिक्यूल्स और आयन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। मतलब इस मॉलिक्यूल, यदि ये मॉलिक्यूल है किसी टाइप का तो इसको मैं कायरल बोल सकता हूँ। जो सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है, उनको कायरल बोलते हैं हम। अगेन डेफिनेशन, ये दोनों सेम सी चीज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को इनेंशियोमर कहते हैं। ऐसे जिनको सुपर इम्पोज नहीं किया जाता कायरल भी कहते हैं। सेम चीज बेटा। अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बेटू? द इनेंशियोमर्स मतलब जो इमेज जो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को कवर नहीं करते, ऐसे कंपाउंड्स रिएक्ट्स डिफरेंटली विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। द इनेंशियोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी और प्लस से दिखाते हैं। एंड इनेंशियोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लिवोरोटेटरी, और एल और माइनस। तो बेटा ये नोमेनक्लेचर है जो ध्यान रखने का है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी प्लस इस तरह से, लिवोरोटेटरी एल माइनस इस तरह से। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कोबाल्ट ईएन होल थ्राइस। तो यहाँ पे ईएन है तीनों, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना। इसकी इमेज बनाई हमने, देखो ऐसी इमेज बनी। क्या इसकी इमेज इसको कवर करती है क्या पूरी तरह से? देखो क्या इसकी इमेज Yes. इसको ढक सकती है? अरे No, sir. इसको उठा के इस पे रखूंगा तो क्या ढकेगा के? नहीं, sir. No, sir. नहीं ना, तो नहीं ढकेगा। तो ये दोनों कैसे कंपाउंड्स हो गए? Non-super. इनेंशियोमर्स हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कायरल हो गए, या ऑप्टिकल आइसोमर्स है ये। अब बेटा प्रैक्टिकली दिस इज डेक्स्ट्रो एंड दिस इज लिवो। तो क्या हम कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कौन डेक्स्ट्रो कौन लिवो? नहीं, बस हम इतना बता सकते हैं कि एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बट वी कैन नॉट टेल दैट दीज आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो सर ये कैसे पता चले? प्रैक्टिकली पता चला है। ये प्रैक्टिकल से ही पता चल पाया है। तो क्या हमें एग्जाम में बताना जरूरी है कि ये डेक्स्ट्रो है लिवो है? नहीं बताना। आपसे पूछेगा सवाल कैसा आता है बेटा, कैन कोबाल्ट ईएन होल थ्राइस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इफ यस ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। मेरी बात समझ में आई? अरे आ रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। Yes, sir. लेट से बेटा ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोबाल्ट En3+ 3+ शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये जीआई बता सकता है क्या? इफ यस ड्रॉ स्ट्रक्चर। ये जीआई बता सकता है क्या? सोचो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है इसमें? हे भगवान, अभी अभी तो सिखाया रे। No, sir. क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि एक ही लिगेंड है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये। Yes, sir. नहीं आया आ गया, sir. बेटा, ये जीआई शो कर ही नहीं सकता ये कंपाउंड। Yes, sir. पहली कंडीशन ही क्या थी, भूल गए हम? ये देखो, पहली कंडीशन ये है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जीआई के लिए। ये क्या हेट्रोलेप्टिक दिख रहा है क्या हमको? Yes, sir. हाँ। अच्छा, कई बार बेटा ये क्वेश्चन भी आता है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, एक्सप्लेन। अब वो देंगे नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। अब जीआई करेगा नहीं करेगा सोचना पड़ेगा। फिर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन, तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा फिर कि जीआई करता है कि नहीं, ऑप्टिकल करता है कि नहीं। आ गया क्या?
हाँ, Yes, sir. तो लिखो फटाफट से इसको। और नॉन सुपर इम्पोजिबल वाला केस जो मैंने सिखाया उसको खुद की भाषा में बेटा जो समझ में आए खुद के हिसाब से लिख लो। चाहे तो ये डायग्राम बना लो, अपने हिसाब से 2 लाइन लिख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में लिख लो, चाहे कि इमेज ऑब्जेक्ट को पूरी तरह नहीं कवर करे तो उनको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोलते हैं। बेटा देखो टर्म्स है इसमें तो डिफरेंट, बाकी बिल्कुल आसान नहीं चेक करना कि ऑप्टिकल है या नहीं। बस यहाँ कुछ टर्म्स है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल को इनेंशियोमर बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल को कायरल भी बोलते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंटली एक्ट करते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाता है डेक्स्ट्रो होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है लीवो होगा। इस तरह से क्या डेक्स्ट्रो लीवो देख के बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। बट हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं देख के बता सकते उसकी इमेज बना के। यदि इमेज उस पर आ गई कवर तो नहीं है, और नहीं आई तो है। दैट डन। Done, sir. लिख लिया बेटा हमने। Yes, sir. चलिए गुड। बेटा देखो बेसिक है ये, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है। ये तो सबसे इजी है पता करना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होता है। स्ट्रक्चर बनाओ, उसकी इमेज ड्रॉ करो प्लेन मिरर में, मतलब, और प्लेन मिरर में इमेज ड्रॉ करना आसान होता है। एक दूसरे पे चली जाती है तो है, नहीं है तो नहीं है। और वैसे तो सच बताऊं तो बेटा ऑब्जेक्ट की सिचुएशन देख के पता लग जाता है कि इमेज जाएगी कि नहीं इस पे। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा। इस तरफ देखो बेटा, इन ए कोऑर्डिनेशन
सर एक सेकंड बैक कर दीजिए। अच्छा बेटा जल्दी से करो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटू, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ टाइप PtCl2 EN। अच्छा EN कैसा लिगेंड होता है? डाइडेंटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6। और ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेटा तुम्हें पता होगा ये कैटेगरी किस कैटेगरी का आता है? टाइप 3 जो हमने सीखा था। डज दिस बिलोंग टू टाइप 3? यस MX2LL2 बोले, अभी तो डिस्कस किया था रे। इसके दो आइसोमर बनेंगे, कौन कौन से बनते हैं बताओ? सिस और ट्रांस। यस सर इन दोनों में से बिना केवल सिस वाला ऑप्टिकल होता है। तो सिस बनाया हमने, इसकी देखो इमेज बनाई, तो इसकी इमेज बनाई तो ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो ओनली सिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है? तो बेटा पहले ये लिखो और फिर ट्रांस का बताओ कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है। ऑल ट्राई टू डू इट। ट्रांस बनाओ इसका, मैं स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, इमेज तुम बनाओ उसकी। चलो PtCl EN। चलो लो इमेज और बताओ कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? सर सुपर इम्पॉसिबल। तो इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर होंगे क्या? नो सर। नहीं, बट सिस फॉर्म बेटा शो करती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हमें ध्यान में होने चाहिए। कैसे बेटा? कि टोटल कितने आइसोमर होंगे इसके? तो बेटा सिस ट्रांस और सिस फॉर्म का एक और आइसोमर है ऑप्टिकल। तो टोटल देखा जाए तो 3 तरह के आइसोमर बनेंगे इसके, सिस ट्रांस और एक ऑप्टिकल वाला भी, क्योंकि सिस का ऑप्टिकल भी बनता है। चलो जल्दी से लिखो, इसे कंप्लीट करो। नजर आ रहा है ना सबको कि इसकी इमेज इस पे पूरी तरह कवर कर लेगी? यस सर। वन सेकंड बेटा। हेलो, हाँ यस सर। हाँ ठीक है सर, मैं अभी आना हुआ तो अभी, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग मिल लूंगा, है ना? जी सर, ओके सर। बेटा लिख लिया क्या? यस सर। तो मेरे ख्याल से तो आसान है। ऑप्टिकल देखना तो और भी आसान है ना, कोई केस ना कुछ और। सिंपल डायग्राम बनाओ, चेक कर लो। गुड टू गो बेटा। क्या सब बच्चे कंफर्टेबल हैं ऑप्टिकल चेक करने में? यस सर। अब अगेन ये कमेंट हम नहीं कर सकते बेटा, ये डेटा होगा कि ली हो, ये प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे है। वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। तो तुम एग्जाम में नहीं भी करोगे चल जाएगा, नो इश्यू। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो पहला हमने जो देखा वो था अपने पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो बेटू,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेटा दिस इज द टॉपिक फ्रॉम विच एटलीस्ट वन क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द फाइनल एग्जाम ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हमारे पास में आता है यहाँ से, हालांकि हो सकता है किसी साल न भी आए, बट ऑन एन एवरेज देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। एक दो ईयर बीच में मिस होते हैं तो होते हैं, और हार्डली बेटा 2 पेज की चीज है, दैट्स इट। यहाँ से हमें कम से कम एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं एग्जाम में आएगा। जो अभी हमने इतना टाइम लगा कि बेटा ऑप्टिकल पढ़ा और जियोमेट्रिकल वाला पढ़ा और क्या बोलते हैं बेटा इसे, है ना, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा, उससे गारंटी नहीं है सवाल आएगा। बट यहाँ से काइंड ऑफ आप कह सकते हो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो शुरू करते हैं बेटा समझना। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? इट अराइव्स ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बेटा। अब देखो ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का डिफरेंस नहीं है, ये उनके स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है। कैसे अभी समझेंगे बेटा। तो इसके 4 डिफरेंट टाइप्स है, वन बाय वन के देखते हैं। सबसे पहला है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं नाम क्या देता हूँ इसको मैंने शुरू में ही बता दिया है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से पता चलता है आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में मिला दो, उसके टुकड़े कर दो। सो दीज आर आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। प्लीज अंडरलाइन, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट पानी में घोलने पे या आयनाइज करने पे वो डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डिफरेंट आयंस कैसे मिलेंगे बेटा, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग आयंस है। फॉर एग्जाम्पल CrNH3Br SO4, यहाँ पे SO4 ब्रैकेट के बाहर है, तो बताओ बेटा ये किसमें टूटेगा? CrNH3Br SO4, हाउ इट विल ब्रेक? क्या ये बेटा इसमें टूटेगा? सोचो जरा। और SO4 माइनस, सोच लो। तो क्या यहाँ पे देखो आयंस कौन कौन से है? एक तो ये आयन है और एक SO4 आयन है। क्या बेटा समझ में आया? इतना बात आ रहा है क्या? यस सर। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, तो खुद से करो, कोशिश करो, क्या बनेगा इसको तोड़ के। मैं तोड़ के लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस Br माइनस। बोलो ये बनेगा कि नहीं? इसको तोड़ दूंगा। यस सर। क्या दोनों के आयंस डिफरेंट है? देखो यहाँ पे ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, बट क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? अरे फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। तो जब फॉर्मूला तो सेम होता है बेटा बट आयंस डिफरेंट होते हैं तो वी कॉल देम आयोनाइजेशन आइसोमर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत आसान चीज है, बस दिमाग में बैठना चाहिए हो कैसे रहा है। तो हम कैसे चेक करें? चेक करने का सर चार्ज तो बट क्या बेटा? सर चार्ज तो चेंज है ना। चार्ज से मतलब नहीं है बेटा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर यदि आयन दूसरा है तो चार्ज तो चेंज हो गई। टोटल चार्ज 0 है बेटा, यहाँ पे भी देखो 0 है, यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 है कि नहीं? यस सर। बेटा बाहर वाले आयंस बदलेंगे तो चार्ज तो चेंज होगा ही होगा, डजंट मैटर। हमें तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला सेम है और आयंस डिफरेंट है। यदि ऐसा है तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? आयोनाइजेशन। चेक करने का बेसिक तरीका देखो, सारे एलिमेंट दोनों में सेम है क्या, फिर देखो ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है क्या। यदि ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है तो आयोनाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? अरे ब्रैकेट के बाहर क्या बेटा? अलग अलग होने चाहिए ना। हाँ, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग होने चाहिए बट फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। देखो आगे बढ़े। यस सर। अगला देखो बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में जो डिफरेंट एटम्स से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंक
terms are named linkage isomerism. This arises due to presence of ambidentate ligand. For example, CONH3 whole 5 NO2 ligand है कि नहीं है? एम्बिडेंटेड तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है बेटा। तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? ये सिखाया था बेटा तुम्हें, किससे जुड़ा हुआ है बताओ? एन से। और यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? ओ से। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो डाउट क्लियर किया था कि एन से जुड़ता है तो ऐसे होता है नाइट्राइटो। एन लिखेंगे, इसका नाम लिखूंगा तो, और इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? नाइट्राइटो को। तो जब कोई एलिमेंट ऐसा है बेटा जो दो एलिमेंट से जुड़ सके और वो दोनों से डिफरेंट जुड़ के स्ट्रक्चर है, तो वी कॉल इट लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ आ गई बेटा? बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत हो तो पूछो, बहुत बेसिक है। NO2 ONO इस तरह से लिखे हुए हैं, मतलब लिंकेज हो गए, सिंपल। तो दोनों लिख लो फटाफट से। क्विकली बेटा, फिनिश इट अप। लिख लिया क्या बच्चों? इज इट डन? जल्दी जल्दी कर लो बेटा। बेटा देखो, क्वेश्चन मल्टीपल तरह से बनते हैं। यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव में दो कंपाउंड देके पूछ लेते हैं विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे शो, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे। आपसे 1 मार्क में पूछ लेते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन एंड लिंकेज। समझ आ रही है बात? तो मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से। चाहे वो किसी एक की डेफिनेशन पूछे और एग्जाम्पल पूछे, चाहे वो बेटा 2 के डिफरेंशिएशन पूछे,
चाहे वो दो कंपाउंड दे के रिलेशन पूछे, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. दो और देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर एक थोड़ा अलग टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें आपके कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स बेटा चेंज हो जाते हैं आपस में। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन केटाइन एंड एनाइन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। मतलब बेटा केटाइन भी ब्रैकेट में है और एनाइन भी ब्रैकेट में है। एंड आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है, इन शॉर्ट बोलो ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो ऐसे याद रखो, लिगेंड इंटरचेंज। यदि लिगेंड्स आपके इंटरचेंज हो जाए तो हम ऐसे आइसोमर्स को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल PTNH3 NiCN4। तो यहाँ पे आप बेटू देखेंगे तो दोनों कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट में लिखा हुआ केटायन होता है और राइट लिखा हुआ एनायन होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ ध्यान से देखो बेटा, प्लेटिनम के साथ तो NH3 था, यहाँ पे देखो प्लेटिनम के साथ साइनाइड आ गया और निकल के साथ NH3 आ गया। तो जब पूरा का पूरा आप देखेंगे लिगेंड्स ही इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब पहले जिसके साथ जो था उसको उल्टा आ जाए, वी कॉल देम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या बात समझ में आ रही है? आसान है, Yes, sir. सबसे आसान है बेटा, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर केटाइन एनाइन भी बदल गए, वो बेटा चार्ज के बेसिस पे बदल जाते हैं। साइनाइड नेगेटिव होता है तो देखो इधर नेट नेगेटिव है इसलिए एनाइन में था, तो साइनाइड जिसके साथ जाएगा वो फिर से एनाइन में ही आएगा, तो इसलिए पीटी इधर आ गया। तो जैसे भी समझो, लिगेंड्स इंटरचेंज समझ लो चाहे आप ये इंटरचेंज समझ लो, मेटल। काम की बात क्या है कि हमारे पास लिगेंड्स एक दूसरे पे स्वेप हो जाते हैं, ऐसे ध्यान रखो बेटा कि लिगेंड यदि दूसरे से जुड़ गए जाके तो वी कैन टर्म इट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ बहुत आसान, सबसे आसान इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझ जाएंगे, आसान है। नेक्स्ट Yes, देखो sir. हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बेटा। हाइड्रेशन नाम से पता चलता है बेटा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन आपका डिफरेंट होता है। Isomers in same molecular formula but different water molecules of hydration are known as hydration isomers of each other. For example, CrH2O5 ब्रैकेट के बाद बेटा Cl2 और H2O। एक बात बताओ, इनको पानी में घोलेंगे कितने H2O पानी में घुल जाएंगे? इसको पानी में घोलूंगा तो अरे ब्रैकेट वाला तो आएगा नहीं बाहर, तो कितने H2O पानी में घुले? एक. और इसको पानी में घोलूंगा तो कितने H2O पानी में घुले? दो. H2O। तो क्या दोनों में हाइड्रेशन के वाटर अलग अलग है? हाँ, और दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा। देखो इसमें 5 H2O अंदर थे, इसमें 4 ही है और 2 H2O बाहर है। तो जब फॉर्मूला सेम हो बट वाटर H2O बाहर अलग अलग हो तो वी कैन कॉल इट हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। आसान है कि नहीं है? थोड़ा याद तो करना पड़ेगा बेटा, बट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। तो फटाफट से लिख लो इसको भी, जल्दी जल्दी क्विकली राइट डाउन करो। और बेटा मैथ्स वाले बच्चे टाइम पे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना, मैथ्स की क्लास है आपकी, है ना।
और इस चैप्टर में बेटा मेनली 2 टॉपिक बच गए हैं, वीबीटी और सीएफटी, मतलब अगली 2 क्लास इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो जल्दी से कंप्लीट कर लो।